नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल पे कंटिन्यू किए हुए हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट के बारे में। तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को समझने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फाइनल कंक्लूजन होता है कि हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होता है। चाहे आप लोग बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो या एमबीए एमकॉम के स्टूडेंट हो, अगर आपके सिलेबस में कॉस्ट शीट इंक्लूड किया गया है तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तमाम मालूमात हासिल करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट शीट से रिलेटेड किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाई जाती है, आखिर बनाई क्यों जाती है, तमाम जितनी भी डिटेल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है इस कॉस्ट शीट का। देखिए, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट को निकालना। अब कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल कॉस्ट का मतलब ही होता है आपका कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट शीट से ही आप लोग क्या निकालते हो कि आपका जो टोटल कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान कितना लगा है। यानी कि अगर आप लोग जानना चाहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें या प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो कॉस्ट शीट रहने वाला है। कॉस्ट शीट हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के जो आपकी कॉस्ट को असर्टेन कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए, और पर यूनिट कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर पाए, ताकि हम उसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर पाए। अभी जब आप लोग फॉर्मेट पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि कॉस्ट शीट की पूरी कहानी कहां से शुरू होती है। देखिए, कॉस्ट शीट की अगर आप लोग डेफिनेशन के ऊपर जाते हो तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। कॉस्ट शीट की डेफिनेशन ये कहती है, कॉस्ट शीट का मतलब है जितने भी कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप जो पहले पढ़ के आए हो एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, उन सभी को पुट कर दो आप लोग एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कॉस्ट कहलाएगी। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग ये कह सकते हो कि सर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आपका कॉस्ट शीट। ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कॉस्ट शीट पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कॉस्ट शीट की, अगर आप लोग पुट करते हो ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अब इन शब्दों पे आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये मैंने पढ़ाया था, एक बार दोबारा से डिस्कशन करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट कैन बी पुट, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। हमने क्या किया, हमने किया है पुट आपके जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में, इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गई है कि कॉस्ट शीट का मतलब क्या रहा। कॉस्ट शीट का इतना सा मतलब रहा कि अगर आप जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है आप सभी के पास, उनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म दे देते हो तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कॉस्ट शीट कहलाता है। क्लियर। तो अब यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है, आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपने वो ये वाला जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को नहीं स्टडी किया है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते क्या है। ध्यान से समझना मेरी बात, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में कि असल में ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कशन आज बनता है ताकि आप कॉस्ट शीट को अच्छे से समझ पाएं। पूरी की पूरी कहानी इन्हीं पे है। कॉस्ट के जो एलिमेंट है उनको अगर आप लोग किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में रख देते हो तो वो आपकी कॉस्ट शीट कहलाती है। क्लियर, यही आपकी डेफिनेशन थी। अब ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते दरमियान, उसका प्रोडक्शन करते दरमियान जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जो डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं या इनडायरेक्टली हिस्सा लेते हैं, जो आपको दिखते हैं कि ये मटेरियल है जिनका इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो वो कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। और इनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, अगर आप सभी को याद हो। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, आप लोग याद रखिएगा, MLE। ये एक बहुत बेसिक निमोनिक्स था जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। M का मतलब
मतलब था आपका मटेरियल, हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्लियर है। तो एम का मतलब क्या होता है आपका मटेरियल, एल का मतलब होता है आपका लेबर और ई का मतलब होता है आपका एक्सपेंस। ध्यान से समझिएगा मेरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल का मतलब क्या था, जिन भी सब्सटेंस का इस्तेमाल करके आपका प्रोडक्ट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका मटेरियल कहलाता है। अच्छा, मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट में आपको मैन पावर की जरूरत होती है, ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत होती है, अलोंग विद द मशीन्स। जो आपको ह्यूमन एफर्ट की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी लेबर कहलाती है। और फाइनली हमने देखा जब आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान भी कुछ एक्सपेंसेस की जरूरत होती है, प्लस में उसको बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए भी हमें उसके ऊपर कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं, वो आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। ये तीन कंपोनेंट या तीन एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट में तीन एलिमेंट की हिस्सेदारी है, मटेरियल, लेबर और उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब मटेरियल भी ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मोर कैटेगरीज। आप लोग एक को बोलते हो आप लोग डायरेक्ट मटेरियल, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल बनेगा बच्चों, एक आपका बनेगा इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये क्या लफड़ा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ये तो समझ में आ गया। मटेरियल का मतलब वो सारे प्रोडक्ट जिनका इस्तेमाल करके आप लोग, वो सारे सब्सटेंस जिनका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका मटेरियल कहलाता है। जैसे सिंपल सी बात करता हूं, ठीक है ना, आपको बेसिकली मान लीजिए मेरी जो कंपनी है वो नट एंड बोल्ट बनाती है, नट बनाती है, ठीक है। इसके लिए हमें प्राइमरी लेवल पे मेटल की जरूरत होती है। अब आपके मेटल के ऊपर डिपेंड करता है किस मेटल के आप लोग क्या बनाते हैं, नट बनाते हैं, क्लियर है। अब हुआ क्या कि इस मेटल को आप लोग लेके आए, मेटल क्या हो गया, आपका सब्सटेंस हो गया जो किस में कन्वर्ट होगा, आपका नट में कन्वर्ट होगा। अब ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि आपका क्या हो रहा है, नट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो डायरेक्टली आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट के दरमियान आपको जरूरत होती है उनकी। जैसे इस मटेरियल को नट में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं उसको ऑयल की जरूरत होती है, उसको लुब्रिकेंट की जरूरत होती है, उसको ग्रीसिंग की जरूरत होती है। तो ये जो पूरा ग्रीसिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, या फिर जो भी आप लोग लुब्रिकेंट हो गया, वो सारा क्या है, वो इनडायरेक्ट वे में लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स। वो कैसे लग रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट वे में लग रहा है। तो जो इनडायरेक्ट वे में मटेरियल यूज होता है वो इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी में जाएगा। जो प्रत्यक्ष आपको दिखता है, डायरेक्टली दिखता है, वो कैसा चला जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे सिंपल सी बात करता हूं, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, क्लियर है। आप लोग क्या देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं एक टीचर है जिसके पास बोर्ड है जो पढ़ा रहा है, ये डायरेक्ट मटेरियल आपको दिख रहा है। इसके अलावा भी बैकएंड पे मेरी टीम है, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग करने वाला पर्सन है, एक एडिटिंग करने वाला पर्सन है। ये सारी वो चीजें हैं जो इनडायरेक्ट है, जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट को तैयार होने में उनकी हिस्सेदारी होती है। तो एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे मैं हूं, ये आपको एक बोर्ड दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है और कंटेंट दिख रहा है, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन आप तक जो लेक्चर डिलीवर होता है उसमें और भी इनडायरेक्ट मटेरियल की जरूरत होती है। माइक भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब आप लोग वहां पे देखेंगे तो एक सिस्टम भी लगा हुआ है, वहां पे एक पर्सन भी है, एक कैमरा भी है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। और मैंने बताया एडिटिंग के बाद, थंबनेल डिजाइनिंग के बाद आपको ये वीडियो मिलता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर। तो ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर है। ऐसे ही जब मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके लेबर कहलाते हैं। अब ये भी आपकी दो कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी कि लेबर को भी दो कैटेगरी में आप लोग डिवाइड कर देते हो। पहला आपका डायरेक्ट होता है और दूसरा कैसा होता है, आपका इनडायरेक्ट लेबर होता है। अब मटेरियल तो सर समझ में आ गया, मटेरियल की कहानी समझ में आ गई कि मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब लेबर डायरेक्ट कैसे होगा और इनडायरेक्ट कैसे होगा, समझो। देखो बिल्कुल आसान सी बात में लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। एक एग्जांपल हम लोग बच्चों ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। लेट अस कंसीडर कि हमने ये वाला ही एग्जांपल लिया है। हमारी कंपनी क्या तैयार करती है, हमारी कंपनी नट तैयार करती है, बोल्ट तैयार करती है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। हमारी कंपनी है नट तैयार करती है, किसी भी मेटल से तैयार किया जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या, लेबर कैसे, देखिए ये मेटल से और नट तैयार किया, ये हमारी फैक्ट्री में तैयार हुआ है,
क्लियर है ना। ये हमारी कहां पे तैयार हुआ है, फैक्ट्री में तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको ह्यूमन एफर्ट्स दिखेंगे वो सारे किस में चले जाएंगे, वो डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कह देंगे, उसको डायरेक्ट लेबर में कन्वर्ट कर लेंगे या डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन अब ध्यान से समझे, इस मटेरियल को बेसिकली हमारी फैक्ट्री तक भी तो किसी तरीके से पहुंचाया गया होगा। वहां पे हमारी 10 लोगों की टीम थी जिन्होंने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया, जिन्होंने हमारा माल चढ़ाया और उतारा और हमारे डेस्टिनेशन पे लाके रखा। इसका मतलब जब आप लोग ये मटेरियल पहुंचने से पहले भी हमारे पास ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत थी। हमें किसकी जरूरत थी, ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत थी। तो जो वो आपके ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी इनडायरेक्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ पा रहे होंगे, चाहे वो आपका मटेरियल हो, चाहे आपका लेबर हो, चाहे आपका एक्सपेंस हो, वो दोनों तीनों चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में बनती है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो दिखाई देती है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में उनका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है माय डियर फ्रेंड्स जो हमें बैकएंड पे दिखाई नहीं देती है, बैकएंड पे चलती रहती है। क्लियर है। ऐसे ही आप लोग एक्सपेंस की बात करते हो तो आपका एक्सपेंस भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। आप लोग क्या कहते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हो, और अगली कैटेगरी क्या आ जाती है, आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाती है। क्लियर। तो आई होप की चीज आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए मैंने आपको समझाया कॉस्ट शीट का क्या मतलब होता है। कॉस्ट शीट का मैंने सिंपल मतलब आपको समझाया कि कॉस्ट शीट का मतलब है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आप लोगों को एक स्टेटमेंट की फॉर्म दे देनी है जो हमें हेल्प करेगी टोटल कॉस्ट निकालने में, और उसमें अगर आप लोग प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो वो आपका बेसिकली सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, वो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। अब मैं वापस से आपको याद दिलाई कि किस तरीके से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब होता है। मैंने यहाँ पे आपको करीब करीब रिवाइज कराया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की क्या डेफिनेशन होती है। हमने समझा, एक टेक्निक से समझा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को, किस टेक्निक से समझा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, यानी कि एमएलई की आप लोग टेक्निक का इस्तेमाल किया। मटेरियल की डेफिनेशन देखी, लेबर की डेफिनेशन देखी और एक्सपेंस की डेफिनेशन देखी। क्लियर। ये हमने बात की, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके अलावा हमने इनको डिवाइड किया डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और है, ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं, बेसिकली इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब समझना मेरी बात, यहीं पे आप लोग समझिएगा कि ये तो बात हो गई आपकी एमएलई की, मतलब आपका मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब इसके अलावा एक कंपोनेंट और होता है जिसको आप लोग कहते हो माय डियर फ्रेंड्स ओवरहेड। आप सभी को पता होगा ओवरहेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड कॉम्बिनेशन होता है इन्हीं का, यानी कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। लेकिन मटेरियल और एक्सपेंस के अंदर देखिए जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो कॉस्ट की टर्म में कैलकुलेट कर लिया जाता है। जो इनडायरेक्ट है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब जो छुपा हुआ है, जो मटेरियल आपका इनडायरेक्ट है, जो लेबर आपका इनडायरेक्ट है, जो एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट है, इन सभी को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोल देते हो आप लोग, ओवरहेड बोल देते हो। यानी कि आप लोग यहां से ये कह सकते हो कि जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, प्लस में जो आपका इनडायरेक्ट लेबर हो गया, प्लस में जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये तीनों अगर कलेक्टिव फॉर्म में आ जाएं तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके ओवरहेड्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो आप लोग इनको क्या कहेंगे, ओवरहेड कहेंगे। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड द ओवरहेड। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट की पूरी कहानी क्या थी, और इन सभी को, ये जो आपके एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट है, इन सभी को किसमें रिकॉर्ड करना है, सीट्स में कन्वर्ट करना है, एक फाइनेंशियल स्टेट में कन्वर्ट करना है, जो हमको क्या बताएगा, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो आपकी बेसिकली कॉस्ट शीट की टर्म में आएगा। क्लियर। आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। ओवरहेड के अंदर भी 3 टर्मिनोलॉजी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ओवरहेड के अंदर। पहली टर्म ध्यान से समझिएगा मेरी बात, पहली टर्म होती है ओवरहेड के अंदर, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका होता है वर्क वाला एरिया, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया होता है, और एक तीसरा होता है सेलिंग वाला एरिया। यानी कि इसको आप लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ओवरहेड में। मतलब जहां पे कुछ आपका वर्क हो रहा है, जो मैन पावर जहां पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका बेसिकली वर्क की कैटेगरी में चले जाएगा, फैक्ट्री की कैटेगरी में चला जाएगा,
जाएगा जहां पे प्रोडक्शन डन होता है, तो फैक्ट्री की कैटेगरी में चला गया। यानी कि आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हो ना, यानी कि मैं ऐसे कह देता हूं आपका क्या है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो जहां पे आपका वर्क डन होता है, क्लियर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग डन होता है, ठीक है। एक जहां पे आपका पेपर वर्क होता है, ठीक है, क्या है आपका, एक पेपर वर्क होता है। एक जहां से आपकी सेलिंग को कंट्रोल किया जाता है या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन आप लोग लेके चलते हो। ये जो तीन डिपार्टमेंट आप लोगों ने देखे, क्या क्या बताया मैंने आपका, बेसिकली वर्क डन जहां पे हुआ, एक पे पेपर वर्क हुआ और एक पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्लियर। तो अभी आपको यहां पे समझना है, वर्क डन जहां पे होता है उसको आप लोग बेसिकली फैक्ट्री भी कह देते हो, क्लियर है। अच्छा, जहां पे पेपर वर्क होता है ना, उसको हम लोग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कह दोगे, इसको कह दोगे आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, क्लियर है। और इसको इसी कैटेगरी में रखा जाता है जिसको आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी कहते हो। ओवरहेड इन्हों तीनों पे इंप्लीमेंट होता है। जो ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटेड है वो क्या बन जाएगा, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा, क्लियर। आपको क्या याद रखना है, जो ओवरहेड किससे संबंधित है बच्चों, जो ओवरहेड आपका फैक्ट्री से संबंधित है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट लेबर है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा, क्लियर है। लेकिन पेपर के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान अगर जो भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो क्या कहलाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन कह दीजिए ओवरहेड कहलाएगा, क्लियर है। और ऐसे ही सेलिंग वाला ओवरहेड हो जाएगा जहां पे आपका, आप लोग ओवरहेड को क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये छोटी बात थी, आई होप कि आपको समझ में आई हो, नहीं आई हो तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं। इसके अलावा काफी चीजें हैं, आपको समझना क्या है, आपको समझना है एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट का क्या मतलब होता है। और करीब करीब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट का क्या मतलब होता है और किस तरीके से आपकी पूरी कहानी चलती है। तो इन एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स का हेल्प से आप लोग क्या तैयार करते हो, कॉस्ट शीट तैयार करते हो, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट शीट को आप लोग टोटल कॉस्ट के लिए भी यूज करते हो, ठीक है। यहां से आप लोग क्या निकालते हो, टोटल कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट शीट की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो कॉस्ट शीट हमें हेल्प करती है असरटेन करने के लिए, ध्यान से समझना, असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग क्या लिख देंगे, असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसको असरटेन करना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारी, उसमें हमारी कॉस्ट शीट हेल्प करेगी, क्लियर। दूसरा, आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप लोग कॉस्ट शीट तैयार कर लेते हो तो असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट भी हो जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कह दोगे, असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो वो भी किसकी हेल्प से हो जाता है, कॉस्ट शीट की हेल्प से हो जाता है। और कॉस्ट शीट का इस्तेमाल करके अगर आप लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए और अगर उसमें आप लोग अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्लियर। क्या बताया मैंने, आपने टोटल कॉस्ट निकाला, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और अकाउंटिंग का मेन फंक्शन कहलाता है आपका कॉस्ट शीट, क्लियर। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। कॉस्ट शीट का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन क्लियर होगी। कॉस्ट शीट का मतलब है जितने भी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है उन सभी को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में तैयार करना, वो कॉस्ट शीट कहलाएगा, जिससे आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को असरटेन कर पाओ, कॉस्ट पर यूनिट को आप लोग असरटेन कर पाओ, आप लोग टोटल कॉस्ट निकाल पाओ, प्लस में उसके प्रॉफिट ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आप बन जाए। उसके बाद हमने बात की कॉस्ट ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैं अभी पढ़ाऊंगा, उस फॉर्मेट के अंदर कुछ कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। चलिए, बहरहाल अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट। चलिए देखिए,
हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉस्ट शीट को बनाने में किन किन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जरूरी चीज है ये, आप ध्यान से समझिएगा। कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट के नाम से, ठीक है। तो आपका पहला जो आपका क्या रहेगा, पहला कंपोनेंट क्या रहेगा, पहला कंपोनेंट आपका रहेगा प्राइम कॉस्ट, इसको कहते हैं। प्राइम कॉस्ट से केवल नाम नहीं चलता है, इसको आप लोग बेसिक कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। अच्छा, इसके नाम से भी अगर नहीं जाना जाए तो आपसे पूछा जा सकता है फ्लैट कॉस्ट का क्या मतलब होता है। और इसके अलावा एक और होता है पहली कॉस्ट, यानी कि आपकी क्या नाम से जाना जाता है, इसको फर्स्ट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला कॉस्ट शीट के अंदर जो कंपोनेंट आपको निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, वो क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट के नाम से बोल दीजिए, बेसिक कॉस्ट के नाम से बोल दीजिए, फ्लैट कॉस्ट के नाम से बोल दीजिए, या फिर आप लोग कह दीजिए, आप लोग बेसिकली फर्स्ट कॉस्ट के नाम से बोल दीजिए। जब ये निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग निकालते हो वर्क कॉस्ट। ध्यान से समझना, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका वर्क कॉस्ट। अच्छा, वर्क कॉस्ट को एक और नाम से जाना जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हो, एक और नाम से इसको जाना जाता है फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर आप लोग कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आपका पहला कंपोनेंट रहने वाला है। दूसरा कंपोनेंट ये रहने वाला है, पहला प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट या फिर फर्स्ट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से आपके दूसरे कॉस्ट को जाना जाता है, जो दूसरा कंपोनेंट रहने वाला है आपकी कॉस्ट शीट के अंदर। तीसरा कंपोनेंट रहने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, तीसरा कंपोनेंट क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अच्छा, एक कंपोनेंट और है जो मैं यहां पे लिख देता हूं, जिसको आप लोग कहते हो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप लोग क्या कह दोगे यहाँ पे, आप लोग कह सकते हो टोटल कॉस्ट, या फिर आप लोग इसको कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो चार कंपोनेंट होते हैं बच्चों किसके अंदर, कॉस्ट शीट के अंदर। पहला कंपोनेंट क्या है आपका, पहला कंपोनेंट है आपका बेसिकली प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, इसको आप लोग बेसिकली जानते हो इसको किस नाम से, फ्लैट या फिर फर्स्ट कॉस्ट के नाम से। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगला क्या है, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इन ये क्या लफड़ा है सर, कितने नाम गिना दिए, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता चलेगा। कॉस्ट शीट तो हमें पता चल गया, अब हम आगे जाके इसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फॉर्मेट का मतलब कैसे आपको ये तैयार करना है, ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, 1, 2, 3 और 4 चीजें मिलेंगी। अब देखिए, अगर आपको प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग कह दीजिए सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। आप लोग क्या कह दीजिएगा, ऑल डायरेक्ट कंपोनेंट या फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है। जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, क्या होता है एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इनमें जितने भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। यानी कि प्राइम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला निकल के आया, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला निकल के आया है हमारे पास, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू द डायरेक्ट लेबर। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, फिर हम उसमें क्या ऐड